डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से दुनिया जानती है, का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मेंडल के एक संक्षिप्त जीवनी विवरण, जीवन परिचय यानी ब्रीफ बायोग्राफी को प्रस्तुत करते हुए मेंडल के किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेंडल के ब्रीफ जीवनी यानी कि जीवन काल के बारे में जानते हैं। मेंडल 1822 ईस्वी में जुलाई 22 तारीख को एक गांव जिसका नाम है सेविसिया, जो कि ऑस्ट्रिया में है, एक किसान के घर में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल किया, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वियना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की कोर्स की, 2 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स किया। उसके बाद ये मॉन्क की नौकरी कर लिया इन्होंने। मॉन्क कहते हैं पुजारी को। ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में इन्होंने मॉन्क की नौकरी कर ली मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री मतलब कोई गिरजा घर था। मोनेस्ट्री अगस्तीनियन मोनेस्ट्री नाम है उस मोनेस्ट्री का। वहां पे मेंडल ने मॉन्क यानी पुजारी की नौकरी कर ली। नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने पेड़ पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, यानी कि मटर के पौधे पे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, अनुसंधान किया, रिसर्च किया। और उस रिसर्च के नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आए उसका एनालिसिस किया इन्होंने। एनालिसिस करने के बाद उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने के बाद उससे जो लॉज निकले, उस लॉज को उन्होंने प्रपोज किया, दुनिया के सामने रखा। तो ये इनका जीवनी और इनके कार्य हैं। तो हम इसकी डिटेल हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। इस दरमियान जब वो बीएससी कर लिए थे, मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिए थे, तो मोनेस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी मोनेस्ट्री वालों ने देखा कि मेंडल बहुत ही ज़हीन, बहुत बुद्धिजीवी किस्म के, बहुत ही इनोवेटिव माइंड और क्रिएटिविटी रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मोनेस्ट्री ने ये तय किया कि क्यों न इनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाए, यानी कि इनको फिर पीजी क्यों न करा दिया जाए। तो ग्रेजुएशन कोर्स तो कर लिए थे पहले ही वियना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मोनेस्ट्री ने अपने खर्च से यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमुक में, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलोमुक के अंदर रजिस्ट्रेशन दिला दिया अपने खर्च पे। यानी अंतोगत्वा मेंडल 2 साल का पीजी कोर्स पूरा किया सक्सेसफुली उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वो फिर मोनेस्ट्री ज्वाइन किए और इनकी जीवन काल जो है 1884 ईस्वी में जनवरी 6 जनवरी 1884 ईस्वी में खत्म हो जाती है। ये एक महान वैज्ञानिक शोधकर्ता, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इनका मृत्यु हो जाती है। तो ये मेंडल का एक संक्षिप्त विवरण उनके जीवन काल का दिया। अब ये उनके रिसर्च पार्ट पे अब हम आते हैं। देखिए हुआ क्या।
जब इन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन किया तो मोनेस्ट्री में देखा कि एक बागीचा है, एक गार्डन है। गार्डन का ये बहुत ही ख्याल रखा करते थे, गार्डन का ख्याल रखा करते थे, बहुत ही केयर करते थे उसका। तो मोनेस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने देखा कि मेंडल तो पेड़ पौधों का बड़ा ख्याल रखने वाला व्यक्ति है, बहुत ख्याल रखता है, तो क्यों ना इस गार्डन की जो केयर टेकर है मेंडल को ही बना दिया जाए, ताकि इनको इससे लगाव है ही और इसका केयर करेंगे। तो मेंडल को गार्डन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोनेस्ट्री वालों ने दे दी। अब देखिए, मेंडल अब हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास एक गार्डन था, पेड़ पौधों से लगाव था, और इनकी असल जो हकीकत थी वो ये थी कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बुद्धिजीवी है, अब पढ़ लिख के और दिमाग इनका डेवलप हो चुका है, और इनके मन में जो बचपन से बात चल रही थी साइंस से रिलेटेड, जो सवालात थे इनके मन के अंदर, इनके दिलो दिमाग के अंदर, यानी इनके दिमाग में जो सवालात जो है थे, जो क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, वो थे हेरिडिटी से रिलेटेड, यानी कि आनुवंशिकी से रिलेटेड जो है, जेनेटिक्स से रिलेटेड इनके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल थे। ये बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव रखते थे और बचपन से ही अपने माता पिता से भी ये सवाल करते थे कि ये जो है पेड़ पौधों के जो फूल हैं वो फूलों के कलर अलग अलग क्यों होते हैं, एक ही स्पेसीज के अलग अलग प्लांट्स हैं और उसमें अलग अलग जो है कलर वाला फूल फूल क्यों लग जाता है, कोई प्लांट छोटा क्यों होता है, कोई बड़ा क्यों हो जाता है, एक ही माता पिता के संतान में ये विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं। तो ये जो सवाल थे, ये प्रश्न थे, तो उस जमाने के जो स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, इस सवाल का जवाब अपने अपने हिसाब से ढूंढ रहे थे। वही सवाल मेंडल के दिमाग में भी बचपन से ही चल रहा था। अब इनको मौका मिला, क्योंकि गुर्बती के वजह से ये बहुत दिन तक एजुकेशन को जारी नहीं रख पाए, नौकरी करने लगे, नहीं तो जितने इंटेलिजेंसी थी इनके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं कोई प्रोफेसर या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना कोई पोजीशन ले लेते और वो अच्छे से अच्छे रिसर्च करते। लेकिन ये तो एक अलग पहलू है। इनको मौका मिला कि मोनेस्ट्री के अंदर ये परमानेंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मॉन्क के पोजीशन पे, गार्डन मिला इनको, तो स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और ये लोग जो होते हैं ना, तो जहाँ इनको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, वहीं अपनी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसको शो कर देंगे। अब इनके पास एक गार्डन है, गार्डन के अंदर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना रिसर्च वाला काम इसी में शुरू कर दें, यानी अनुसंधान इसी में कर दे शुरू अब प्लांट के ऊपर। तो इन्होंने मटर के प्लांट को अपने अनुसंधान के लिए एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म चुना। मटर के प्लांट को क्यों चुना एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसका जिक्र मैं एक अलग वीडियो के अंदर कर चुका हूँ, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे यूं समझिए कि एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने मटर के प्लांट को चुना, सेलेक्ट किया, और इस पे इन्होंने रिसर्च की प्लानिंग किया। रिसर्च की प्लानिंग किया तो सबसे पहले इन्होंने प्योर लाइन डेवलप किया, प्योर लाइन प्रोड्यूस किया। प्योर लाइन का मतलब ये हुआ कि वो पौधे जो हर जनरेशन में एक ही तरह के लक्षण को
उजागर करे, एक ही तरह के लक्षण को एक्सप्रेस करे। यानी कि हम किसी एक लक्षण को लेकर अगर उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम इस एक जनरेशन में अगर लंबे पौधे को लगाया तो उसका जो प्रोजेनी हुआ वो दूसरे जनरेशन में भी लंबा पौधा जो है पैदा किया, और उससे जो बीज लिया फिर तीसरे जनरेशन में उसको उगाया, तो हमको फिर वहां पे भी लंबे मिलते गए। यानी हर जनरेशन में अगर लंबा मिल गया, उसी तरह से बौने पौधे को, यानी छोटा कद का जो पौधा है उसको हम देखें कि हर जनरेशन में अगर हमको बौना मिला तो उसको हमने कह दिया प्योर लाइन। इसी तरीके से हर कैरेक्टर के लिए इन्होंने कई जनरेशन तक इन्होंने प्योर लाइन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें जो भी प्योर लाइन मिला उनको, प्योर, इसमें किसी तरह की मिक्सिंग नहीं थी, कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं थी, उसको सेलेक्ट कर लिया पेरेंटल जनरेशन को, और उसको इन्होंने कहा कि ये प्योर लाइन है। अब यहाँ से इनका अगला एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। चूंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया था 1856 ईस्वी में, खत्म हुआ 1863 ईस्वी में। मटर के पौधे के ऊपर अपना ये अनुसंधान काम कर रहे हैं। गार्डन के अंदर, मोनेस्ट्री के अंदर गार्डन है, मॉन्क के पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के जानकार हैं, फिजिक्स भी अच्छी है इनकी। तो ये जो है 7 ईयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मटर के प्लांट पे किया, 7 साल तक। उसमें से 3 साल इनको लग गए प्योर लाइन तैयार करने में। प्योर लाइन जब तैयार हो गई तो ये अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। उस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, उसको कई तरीके से उन्होंने चेक किया। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इन सारी चीज़ों का अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, इस चैनल पे अपलोड करूंगा। यहाँ पे ये समझिए कि इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करा। 7 साल एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पेपर को पब्लिश किया। पेपर पब्लिश किया अपने वर्क को एक लोकल साइंस जर्नल के अंदर, जो कि वहाँ ब्रून सिटी से निकलती थी। ये जो है जर्नल इन प्रोसीडिंग ऑफ नेचर रिसर्च सोसाइटी ऑफ ब्रून सिटी थी। वहाँ से जो है एक मैगजीन, एक साइंस जर्नल निकलती थी जो कि लोकल जर्नल थी। उसमें इन्होंने पब्लिश किया 1866 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है पब्लिश 1864 में इन्होंने अपना काम, 63 में काम खत्म कर दिया था। 1864 में इनका जो है पब्लिकेशन आ गया था अपने वर्क को। लेकिन इनके वर्क को उस जमाने के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये अपने वर्क को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोकल जर्नल में पब्लिश हुआ था। लोकल जर्नल का सर्कुलेशन जानते हैं कि लोकल लेवल पे होता है, उसका कोई इंटरनेशनल सर्कुलेशन नहीं होता है। इसलिए वो इनका काम जो है छपा, जहाँ पे जिस जर्नल में छपी उसी में तभी के तभी रह गई, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। उस वक्त जो है इसका रिकॉग्निशन किसी साइंटिस्ट ने किया नहीं। हालांकि इन्होंने शहर के वैज्ञानिकों का, उस ब्रून सिटी में जो वैज्ञानिक कम्युनिटी के जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो इस बात को समझ सकते थे, उनकी एक सेमिनार बुलाया इन्होंने। उस सेमिनार के अंदर इन्होंने अपने वर्क को प्रस्तुत किया, यानी अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के दौरान झूठी तालियों से पूरा हॉल गूंज गई, चूंकि लोगों को बात समझ में नहीं आई इनकी। ये जो है समझाने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था तो लोगों को बात नहीं समझ में आई और इनको बड़ी मायूसी हुई। इनको पता चल गया कि लोग हमारी वर्क को जो है सराहना नहीं कर रहे हैं। तो एनीवे इनका वर्क जो है वो दबा के दबा रह गया। हुआ ये कि मेंडल के वर्क की अब रीडिस्कवरी होती है। कब? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में देखिए, मेंडल जैसा कि मैंने ही बताया कि 1884 ईस्वी में उनका देहांत हो चुका था।
1866 ईस्वी में इन्होंने पेपर पब्लिश कर लिया था, अपने काम को लोगों के सामने प्रेजेंट कर चुके थे, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई। इनका वर्क जो है दबा के दबा रह गया, वो दबी रह गई एक कागज के टुकड़े में। अब ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, कॉरेंस, डेवरीज, एरिक, हालांकि ये तीनों अलग अलग कंट्री के हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, और ये तीनों उसी लॉज को ढूंढने के लिए एक प्रपोजल लिख रहे थे। देखो होता क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर सबसे पहले एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, रिसर्च प्रपोजल। फिर उस रिसर्च प्रपोजल के अनुसार उसकी फंडिंग होती है, फंडिंग के बाद फिर उस पर काम शुरू होता है। तो रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के दौरान साइंटिस्ट, रिसर्चर्स करते क्या है कि जो काम करने जा रहे हैं हम, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम से रिलेटेड लिटरेचर है कि नहीं, पहले उसको आपको सर्वे करना पड़ेगा। उस काम को किसी ने पहले किया है कि नहीं, अगर किया है तो कहाँ तक किया है, उसमें कुछ सक्सेस मिला कि नहीं उनको। तो ये प्रपोजल लिख रहे थे उसी लॉज को ढूंढने के लिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को, लॉज ऑफ हेरिडिटी को। तो ये अपने प्रपोजल तैयार करने के दौरान जो रिसर्च पब्लिकेशन को सर्च किया इन्होंने, तो मेंडल की पेपर मिल गया इन लोगों को। इन लोगों को मेंडल का पेपर हाथ लग गई। अब यहीं से मेंडल के वर्क का रीडिस्कवरी हो रही है, जो कि 36 सालों तक दबी हुई थी कागज के पन्नों में। मेंडल का मेंडल की डेथ भी हो गई थी। तो चलिए यहां तक बात समझ गए कि 1900 ईस्वी में मेंडल के वर्क को इन तीन वैज्ञानिकों ने रीडिस्कवर किया। चलिए आइए अब इसके बाद वाली कहानी समझते हैं। अब देखिए हुआ क्या, बैटेसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि मेंडल के जो वर्क थे, उस वर्क जो पब्लिश्ड वर्क थे, उस पब्लिश्ड वर्क को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसलिए किया कि चूंकि वो जो है किसी दूसरे भाषा में जो है वो लिखी हुई थी, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद उसको इन्होंने पब्लिश किया 1921 में। अब और जो है इसका इंफॉर्मेशन लोगों के पास चली गई, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसका सर्कुलेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बैटेसन ने अपने लेबोरेटरी के अंदर मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट करा था, सारे एक्सपेरिमेंट को, एक एक एक्सपेरिमेंट को बैटेसन ने अपने लेबोरेटरी के अंदर फिर से दोहराया, और फिर से जो है रिजल्ट देखा तो मेंडल को जो रिजल्ट आया था बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलरली उसी तरीके से रिजल्ट आया। हालांकि जब आप रिसर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है तो उसमें हल्का सा एरर आ सकता है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वेरिएशन का एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट के अंदर है तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही दिशा में जा रहा है। वो पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट है किसी ने किया है तो वो बिल्कुल सही है। तो पहले वाला जो वर्क है यानी मेंडल ने जो काम किया था उसको बैटेसन ने उसी काम को करके सारे एक्सपेरिमेंट को दोहरा कर और मेंडल के वर्क को वैलिडेट कर दिया एक्सपेरिमेंटली, यानी मेंडल का वर्क जो है वैलिड हो गया। अब क्या हुआ कि मेंडल को मरणोपरांत फादर ऑफ जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स से अवार्ड किया गया, यानी उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला। चलिए ये बात हो गई। अब मेंडल ने किया क्या था, देखिए मेंडल ने क्या किया, उन्होंने क्या किया करा था कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उस लॉ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षणों का जो ट्रांसमिशन होता है, जो लक्षणों का संचरण होता है माता पिता से उसके संतान के अंदर, कोई भी पेड़ पौधा है तो उसके पेरेंटल जनरेशन से उसके प्रोजेनी में यानी कि उसके जो है संतान में जाता है, मटर से मटर में जो लक्षण जाते हैं, उस लक्षण के जाने के पीछे वो कायदे और कानून कौन सा है, तो उस लॉ को उन्होंने निकाला था। अब उस लॉ में लक्षणों को ले जाने वाला
जो कायदे और कानून होते हैं उसमें होता क्या है कि उन्होंने अपने पेपर में लिखा था फैक्टर डिटरमाइनर्स, कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि देयर आर सर्टेन डिस्क्रीट फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन डिफरेंट ट्रेट्स इन सक्सेसिव जनरेशन। मतलब ये कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिस्क्रीट फैक्टर्स है जो कि गैमेट के अंदर होता है। कोई भी जीव जंतु का जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। जीव जंतु में रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और रिप्रोडक्शन के जरिए एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को पैदा करता है। तो उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल जो यानी कि लैंगिक प्रजनन जो है उसमें क्या होता है कि गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स कहते हैं स्पर्म, जैसे स्पर्म को मेल गैमिट कहते हैं, ओवम को फीमेल गैमिट कहते हैं। तो गैमिट का जो निर्माण होता है, मटर के पौधा है तो उसमें भी गैमिट बनेगा, और एंथर के अंदर बनता है गैमिट, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर गैमिट होता है। उस गैमिट के अंदर जीन के रूप में वो सारे के सारे लक्षण व्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड होते हैं। क्रोमोसोम, आप जानते हैं कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। उस जीन्स के अंदर लक्षण होते हैं। एक जीन एक लक्षण को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर दूसरा जीन दूसरे लक्षण के लिए। यानी लंबाई का अगर जो है लक्षण है तो उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए होता है, डीएनए के एक छोटे से फ्रेगमेंट को जीन कहते हैं, और उस जीन के अंदर क्या होता है, वो लक्षण रहते हैं। अब उस जीन में उसी लक्षण को इन्होंने कहा था, उसी जीन को कहा था इन्होंने, मेंडल ने, डिस्क्रीट फैक्टर्स। वो डिस्क्रीट फैक्टर्स बाद में, इसी डिस्क्रीट फैक्टर्स को बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने जीन के रूप में परिभाषित किया। एक साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू जोहानसन। तो जोहानसन ने उसी फैक्टर्स को, जिसको हम मेंडेलियन फैक्टर्स कहते हैं, जीन के रूप में परिभाषित किया 1910 ईस्वी में। और जेनेटिक्स नाम जो दिया वो डब्ल्यू बैटेसन ने दिया। जेनेटिक्स आज के डेट में जेनेटिक्स भी एक नई डिसिप्लिन है। तो हुआ क्या, मेंडल के जो वर्क थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, दैट इज पाइसम सटाइवम। पी प्लांट यानी मटर के पौधे का नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम पे जो मेंडल ने वर्क किया, उस वर्क से बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकलकर सामने आया। जीन का कॉन्सेप्ट आया, जेनेटिक्स एक नए डिसिप्लिन के रूप में जो है, यूनिवर्सिटीज एंड अलग रिसर्च सेंटर वगैरह में जो है ये अलग से एक नया डिसिप्लिन के रूप में जो है डेवलप हुआ। बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का धीरे धीरे जन्म हुआ। जैसे ही जो है जीन्स एंड प्रोटीन्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च हुए, तो हम कह सकते हैं कि मेंडल जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे 19वीं सदी की। हालांकि इनका वर्क जो है 36 सालों तक दबी रही कागज के टुकड़ों के अंदर, लेकिन ये 3 साइंटिस्ट उनके वर्क का रीडिस्कवरी करते हैं। फिर दुनिया के सामने ये बात निकल कर सामने आती है कि हाँ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के पीछे वो लॉज कौन से हैं, जिस लॉज की खोज उस जमाने की ये बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा। जिसमें से कुछ साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, उसमें से है डार्विन और लैमार्क। और
ये विस्मैन है। देखिए हुआ क्या कि डार्विन ने एक पैंजेनेसिस का थ्योरी दिया। पैंजेनेसिस की थ्योरी हम डिटेल में समझेंगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो पैंजेनेसिस की थ्योरी जो है वो फेलियर हो गई। इसको विस्मैन ने कट कर दिया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को विस्मैन ने कट कर दिया। इसको जो है लैमार्क ने दिया था। लैमार्क ने कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। इन्होंने अपने रिसर्च और अपने नॉलेज के बेसिस पे किया। इस चीज को साबित करने के लिए एक्वायर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस वाले प्रिंसिपल को साबित करने के लिए विस्मैन ने चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो ही नहीं रहा, इसकी वैलिडेशन नहीं हुई, इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं हो पाया। तो विस्मैन ने क्या किया कि लैमार्क की थ्योरी को और डार्विन के पैंजेनेसिस थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर दिया। कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन नहीं है। लेकिन मेंडल का जो वर्क था वो एक्सेप्टेड हुए। लोगों ने इसको जहाँ कहीं पर भी किया उसको पाया कि हाँ जो मेंडल का जो वर्क था उसका रिजल्ट चाहे कहीं पर भी कर लो उसका रिजल्ट जो है आ रहा है। तो इन सारी कार्यों को मिलाकर मेंडल ने जो वर्क किया, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया मॉडल पाइसम सटाइम के ऊपर, जो कि पाइसन गार्डन पी के ऊपर, तो उनके जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स प्लस उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उस एक्सपेरिमेंट का जो वो जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे जो लॉज निकल कर सामने आई, सबको मिलाकर जो है हम कहते हैं मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म क्या है? यानी मेंडल का वर्क प्लस उससे जो है जो लॉज निकल के सामने आई वो सबको इकट्ठे मिलाकर हम कहते हैं मेंडलिज्म। तो मेंडल के वर्क जो है बहुत ही सराहनीय हुआ, एक्सेप्टेड हुआ। मेंडल को मरणोपरांत फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया गया इनको। अच्छा होता कि मेंडल के जीवन काल में ही इनकी महानता निकल कर सामने आ जाती लोगों के सामने, तो इनको शायद ज़्यादा खुशी मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।